अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? चलें क्लास, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो मिनिमम वेज के बारे में है। Many jurisdictions define the minimum amount that a worker can be paid per hour. Each country sets its own minimum wage laws and regulations, and while majority of industrialized countries has a minimum wage, many developing countries do not. Minimum wage per hour वो तनख्वाह है जो हुकूमत सेट करती है किसी भी कंपनी के लिए कम से कम 1 घंटे की लेबर के अगेंस्ट जो कंपनी पे करेगी। जो मिनिमम वेज है वो मेजॉरिटी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये रूल आमतौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। लिविंग वेज, द लिविंग वेज इज हायर देन द मिनिमम वेज एंड इज डिजाइन्ड दैट a full-time worker would be able to support themselves and a small family at that wage. A living wage is the minimum income necessary for a worker to meet their basic needs. Needs are defined to include food, housing, and other essential needs such as clothing. The goal of living wage is to allow a worker to afford a basic but decent standard of living. Due to flexible nature of the term needs, there is not one universally accepted measure of what a living wage is, and as such, it varies by location and household types. जो लिविंग वेज है ये बेसिकली महीने की तनख्वाह है, लेकिन इतनी तनख्वाह सेट करना है हुकूमत की तरफ से कि जो मुलाजिम है वो अपना घर चला सके, जिसमें घर का किराया, खाने पीने का, रहने के लिए जो बाकी अखराजात हैं, पेट्रोल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट रखना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक पूरी फैमिली चलाना, उस बच्चों की फीस वगैरह, वो सब कुछ कम से कम कितनी तनख्वाह में पूरा होगा, इसको वो लिविंग वेज कहते हैं। लिविंग वेज भी मुख्तलिफ ममालिक सेट करते हैं अपने कानून के अंदर। उसके बाद है आवर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर डे और other time intervals are set by law in many countries. Such law also control whether workers who work longer hour must be paid additional compensation. Before the industrial revolution, the work day varied between 15 and 11 and 14 hours. With the growth of industrialization and in the introduction of machinery, longer hours became far more common, reaching to 16 hours per day. जो ऑटोमेशन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसने जो ह्यूमन लेबर है उसकी कदर कम कर दी है। यानी
पाकिस्तान के अंदर तो अभी भी जो मज़दूर तबका है उसको इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, लेकिन जैसे-जैसे डिजिटली या टेक्नोलॉजी इनोवेशन करेगी, ये जो मज़दूरी है, ये ऑटोमेट होती जाएगी। और जब ऑटोमेट होती जाएगी तो जो मज़दूरी है उसकी कीमत कम होती जाएगी, उसकी कदर कम होती जाएगी। जब कदर कम होगी तो लोगों को ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा अपनी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, जितना पैसा उन्हें चाहिए वो पूरा करने के लिए। इस स्लाइड के अंदर ये बताया जा रहा है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, जो आम तौर पे वर्किंग आवर्स थे लोगों के, वो 11 से 14 आवर्स थे और वो इतना काम करना पसंद करते थे और उसमें उनका गुजारा हो जाता था। आज के दौर के अंदर ये अब वर्किंग आवर्स बढ़ के 16 घंटे तक की इजाज़त दे दी है हुकूमतों ने, क्योंकि उन्हें लगता है कि 11 से 14 घंटों के अंदर जो पर आवर रेट है वो इतना कम है कि लोगों की घर की ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, तो उन्होंने 16 आवर्स इसको इजाज़त दे दी है। Nowadays, an 8-hour working day is a standard in a large number of countries. जो ज़्यादातर ममालिक हैं उसमें 8 घंटे जो है वो मिनिमम वर्किंग आवर सेट कर दिए गए हैं मुख्तलिफ ममालिक में। मैक्सिमम 16 आवर्स है, मिनिमम 8 आवर्स। Health and safety. Labor laws also involve safety concerning workers. Such laws deals with all aspects of health and safety in the workplace and has a strong focus on primary prevention of hazard. ये कंपनीज ने हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना होता है अपने मुलाजमीन की, तो इसके कवानीन हुकूमत बनाती है कि जी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और कानूनी तौर पर उन्हें नाफिज किया जाता है। Discrimination. Such law prohibited discrimination against employee as morally unacceptable and illegal. In particular, racial discrimination और gender discrimination. जो racial discrimination है, रंग की बेस के ऊपर किसी को बेहतरी या अच्छी सैलरी देना और रंग की बेस पे बुरी सैलरी देना, इसको भी मना किया गया है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मर्दों को ज़्यादा तनख्वाह देना, औरतों को उसी काम की कम तनख्वाह देना, इसको भी डिस्करेज किया गया, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। उसके बाद है इक्वल पे एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क is the concept of labor right that individuals in the same workspace be given equal pay. It is most commonly used in the context of gender discrimination in relation to the gender pay gap. Equal pay relates to a full range of payment and benefits, including basic pay, non-salary payments, bonus, and allowance. Some countries have moved faster than others in addressing the problem. Since President John F. Kennedy signed the Equal Pay Act of 1963, it has been illegal in the United States to pay men and women working in the same place different salaries for same work. 1963 के अंदर ये कानून पास किया था कि जो मर्द हैं उनको और औरतों को सेम काम करने के सेम पैसे दिए जाएंगे, लेकिन तब से लेके आज तक अमेरिका इस प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व नहीं कर सका, ऑल्दो ये कानून मौजूद है। मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें सबसे बुनियादी रीज़न ये है कि कंपनी को हुकूमत बहुत ज़्यादा राइट्स देती है, तो वो किसी को भी फायर कर सकते हैं और उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में वो जितनी सैलरी ऑफर करेंगे, अगर जो सैलरी लेने वाला है उसने साइन कर दिए तो उनका लोकल एग्रीमेंट हो गया, इसमें हुकूमत फिर इंटरवेंशन नहीं कर सकती। इक्वल पे एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आईटी इंडस्ट्री एंड वुमेन एम्प्लॉई। खवातीन, ये बात बेसिकली ये एक सवाल है जो जिसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना बनता है कि जो आईटी इंडस्ट्री है इसमें वुमेन एम्प्लॉई की जो सैलरी है क्या वो मेल एम्प्लॉय जितनी है? अ, ये क्योंकि अभी हम क्वारंटाइन सिनेरियो में, इसलिए मैं इसकी असाइनमेंट तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपना एक पर्सपेक्टिव आपसे शेयर कर लेता हूँ। जो आईटी इंडस्ट्री है ना, इसमें 2 किस्म के मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें जो डिज़ाइनर या जो आईटी से रिलेटेड वर्कर है ना, वो अपनी मर्ज़ी की बिड करके अपनी मर्ज़ी के पैसे डिमांड कर सकता है। जिस तरह अगर कोई खातून अच्छी डिज़ाइनर है या अच्छी कंटेंट राइटर है, तो वो लिंक्डइन के ऊपर या फिर अपवर्क पे या फ्रीलांसर्स पे
किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड कर सकती है। तो ये उसको इजाज़त है कि वो अपनी मर्ज़ी का पैसा माँग सकती है, और जो पैसे देने वाला है वो अपनी मर्ज़ी उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। तो एक तो ये वर्क एनवायरनमेंट है जिसमें जो विमेन है उनको फुल अथॉरिटी है कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के तहत कि किस टाइम वो काम करना चाहती हैं, क्या काम करना चाहती हैं, उसकी क्या सैलरी लेना चाहती हैं, वो खुद सिलेक्ट कर सकती हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है कि जो ख़वातीन किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके काम करना चाहती हैं, रेगुलर तनख्वाह महीने हर महीने उतनी तनख्वाह पे काम करना चाहती हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन एग्ज़िस्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो ख़वातीन हैं उनको ये फ़ील कराया जाता है कि जी उनके लिए स्पेशल एनवायरनमेंट बनाई जा रही है डेवलपमेंट की, और वो कई दफ़ा बनानी भी पड़ती है। तो उनके लिए जो स्पेशल एक्सपेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से उनको वो तनख्वाह नहीं दी जा रही जो कि एक मर्द को या एक लड़के को एक कम इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर कम एनवायरनमेंट पे एक्सपेंस लगा के उसको रनिंग में लाया जा सकता है। ख़वातीन के लिए जी स्पेशल एक्सपेंस करने पड़ते हैं। तो ये एट द एंड दोनों सिनेरियोज़ एग्ज़िस्ट करते हैं। जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये अपॉर्च्युनिटी है कि वो इन दोनों में से कौन-सा रास्ता अपने लिए पसंद करें। अगर वो अपने खुद यानी अपनी सेल्फ एस्टीम की बेस पे कि मैं प्रोजेक्ट भी खुद बिल्ड करना चाहती हूँ, रेट भी उस प्रोजेक्ट का खुद लगाना चाहती हूँ, और वर्किंग आवर्स भी खुद डिसाइड करना चाहती हूँ, तो उनको फ्रीलांसिंग वाली साइड पे जाना होगा। लेकिन अगर वो कहती हैं जी हमें कंसिस्टेंट महीने की सैलरी मिले, तो उनको किसी न किसी जॉब की तरफ जाना होगा। आईटी इंडस्ट्री में ये 2 सिनेरियोज़ एग्ज़िस्ट करते हैं। क्लास हमारा अब जो लेक्चर है वो एंड हो गया है, क्योंकि अब हमारा सेकंड सेक्शन शुरू हुआ है। सेकंड सेक्शन इंशाल्लाह हम कल से शुरू करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? अच्छा, अब ये जो स्लाइड्स है ना ऊपर, इनसे रिलेटेड आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट इस तरह के होंगे। तो मैं ये लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, राइट अ शॉर्ट नोट एम्प्लॉय रिलेशंस। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेबर लॉज। ये आपको पढ़ा दिया गया है कि ये जो फ्रेमवर्क ऑफ कलेक्टिव लेबर लॉ है, उसके बाद ट्रेड यूनियन वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन, ये सारे उस लेबर लॉ के अंदर ही आएंगे। लेबर लॉ अगर उसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको कलेक्टिव लेबर लॉज भी एक्सप्लेन करना है और आपको इंडिविजुअल लेबर लॉ भी एक्सप्लेन करना है। फिर एम्प्लॉय टर्म्स आ गई, इसके ऊपर शॉर्ट नोट। फिर मिनिमम वेज के ऊपर हो गया शॉर्ट नोट। फिर लिविंग वेज के ऊपर हो गया शॉर्ट नोट। फिर आवर्स, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स के ऊपर हो गया शॉर्ट नोट। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर हो गया शॉर्ट नोट। जेंडर, सिंपल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। ये इक्वल पे एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसी का हिस्सा पिछली स्लाइड का। ये क्वेश्चंस हैं, ये जब एक बार स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपडेटेड ग्रुप में शेयर कर लूँगा। क्लास अगर आप में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास का सेशन एंड करते हैं। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले खैर आफियत से होंगे। खुदा ना खास्ता अगर किसी पे मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे और अपने दोस्तों को और अपने क्लास फेलोज़ को और अपने रिश्तेदारों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, नाउम्मीद ना हो, क्योंकि मोमिन कभी नाउम्मीद नहीं होता। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम कल फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।